हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेंटोर मंथन। आई एम पूजा और मैं एक ऑफलाइन बायोलॉजी एडुकेटर हूँ। जैसा कि मेरी लास्ट EMRS टीयर 2 स्ट्रैटेजी वीडियो पे आप लोगों से मैंने सजेशन मांगा था नेक्स्ट कंटेंट को लेकर कि क्या वो थ्योरी सेक्शन पे होना चाहिए या फिर MCQ या राइटिंग पोर्शन फॉर टीयर 2। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा कि मैम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, आज हमारा जो ये वीडियो है आंसर राइटिंग को लेकर ही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने खुद से फ्रेम करे हैं और आंसर्स लिखे हैं कि इस तरीके से आप आंसर्स लिख सकते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस 4-5 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। हमारा पहला क्वेश्चन NCERT क्लास 9th के चैप्टर से है। इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पार्ट ए कहता है What are the desirable characteristics for which cross breeding is done between Indian and exotic breed of cows? और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। देखो, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी 2 वैरायटीज़ के बीच में ब्रीडिंग करवाते हैं सो दैट दोनों के स्पेशल ट्रेड्स जो हैं वो हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर आ जाए। तो इसी डेफिनेशन को हमने लिखा है कि क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन टू कंबाइन द बेस्ट स्पेसिफिक ट्रेड्स ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड्स। अब ये क्यों करा जाता है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रखा है। तो एक्जॉटिक ब्रीड्स जो होती हैं जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस, इंडिया से बाहर की ब्रीड्स, ठीक है, इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड्स। इसलिए काफ को बर्थ देने के बाद ये बहुत लंबे समय तक मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, इसलिए हम एक्जॉटिक ब्रीड को चूज़ करते हैं। रही बात लोकल या इंडियन ब्रीड्स की, जैसे रेड सिंधी या साहिवाल, तो इनके पास डिजीज़ रेजिस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है एंड दैट इज़ वाई इनको ब्रीड करवाया जाता है। देखो, आपको आंसर राइटिंग में पहले क्रॉस ब्रीडिंग बताना है, फिर आप एक्जॉटिक ब्रीड की वैरायटी बताओगे कि उसका ट्रेट क्या है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, और उसको आप बोल्ड में अंडरलाइन करोगे। ठीक है, उसको जैसे वहाँ पे या तो आप कोई डिफरेंट कलर का पेन यूज़ कर सकते हो वहाँ पे उसको लिखने के लिए, या अंडरलाइन कर सकते हो। इसी तरीके से जब आप इंडियन ब्रीड की बात करोगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंट टू डिजीजेस, जैसे इस स्लाइड में भी मैंने बोल्ड में कर रखा है, आप उसको बोल्ड में शो करोगे। गॉट इट? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, जो कि 2 मार्क्स का था। ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। देखो, पार्ट बी क्या कह रहा है, लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स फॉर विच क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज जनरली डन। क्रॉप जो होते हैं हमें उसकी वेराइटी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ती है, इसके कुछ रीजंस होते हैं, वो किस लिए किया जाता है। नाउ सी, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है तो आप कम से कम 4 पॉइंट्स लिखोगे, कंसीडरिंग कि हर एक पॉइंट जो है वो आपके हाफ मार्क को फेच करेगा। ओके, हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के। सबसे पहले हाई ईल्ड। जब आप क्रॉप्स की वैरायटी इंप्रूव करोगे तो ऑब्वियसली वो क्रॉप्स जो हैं वो हार्वेस्टिंग तक टिकेंगे, तो उनकी ईल्ड क्या है, ज़्यादा होगी। सेकेंड, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस। देखो, बायोटिक जो होते हैं वो लिविंग फैक्टर्स होते हैं और एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब आपको क्रॉप्स जो हैं ऐसे लेने हैं जो डिजीज़, पेस्ट कॉजिंग जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उससे रेजिस्टेंट हो, और जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हो जैसे ड्रॉट, सूखापन, सॉलिनिटी, वाटर लॉगिंग, हीट और कोल्ड, इन सबको विथस्टैंड कर सके। थर्ड है हमारा चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका मतलब जब आप सीड सो करोगे वहाँ से लेकर के हार्वेस्टिंग का जो पीरियड होता है, जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है, उस पीरियड को क्या है, हमने शॉर्टन करना है ताकि मल्टीपल राउंड ऑफ क्रॉप्स जो है एक ही साल के अंदर फार्मर ग्रो कर सके। एंड लास्ट है वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी डेवलपिंग वेराइटीज़ दैट कैन ग्रो अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस इन डिफरेंट एरियाज़, कि ऐसी क्रॉप्स लेनी है जो डिफरेंट एनवायरमेंट में भी ग्रो कर सके और डिफरेंट एरियाज़ में भी ग्रो कर सके। ओके, बिकॉज ऑफ दीज 4 फैक्टर्स हमें क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट करनी पड़ती है। अब इसमें जब आप ये एक तो चारों पॉइंट्स के बुलेट पॉइंट्स बना के लिखोगे और इनकी जितनी हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स का मतलब हायर ईल्ड, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस, चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, इनको कोशिश करना कि आप किसी और पेन से लिखो, जैसे ब्लैक पेन से, और बाकी का पूरा कॉन्टेंट जो है आपने ब्लू पेन से लिखा हो, तो वो सेपरेशन दिखाई देगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट सी इसी क्वेश्चन का, डिफाइन पैस्चरेज एंड स्टेट इट्स इम्पोर्टेंस इन हनी प्रोडक्शन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम इसको अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे कि पैस्चरेज क्या होता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो पैस्चरेज रेफर्स टू द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। हम सबको पता है कि जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर्स जो होती हैं उनसे बीज वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और पॉलन कलेक्ट करती हैं, और क्या बनाते हैं, हनी बनाता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो हनी शहद बनता है वो इसी पैस्चरेज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इसी फ्लावर के ऊपर डिपेंड करता है। उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस क्या होगा मार्केट में, एंड उसका अरोमा यानी कि उसकी स्मेल क्या होगी, ये सब कुछ इसी पैस्चरेज के ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये था हमारा पूरा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 1 मार्क ईच। तो हमने उसी हिसाब से आंसर करा था टू द पॉइंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड स्टेट देयर प्राइमरी फंक्शन। ये क्वेश्चन हमारा सेल टॉपिक से है, क्लास 9 से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम इसको अकॉर्डिंगली आंसर करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे प्लास्टिड्स क्या होते हैं। सो प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी इनके पास 2 मेम्ब्रेन होती है, इनके आसपास कवरिंग जो है इनकी डबल होती है, जो कि सिर्फ आपको कहाँ मिलती है, प्लांट के सेल्स में और एल्गी में। एनिमल सेल में ये प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। अब इनको 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स दे कंटेन। सबसे पहले हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, एंड इनका फंक्शन क्या होता है, दे कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, एंड दैट इज़ वाई इनको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, कन्वर्ट करता है उसको केमिकल एनर्जी में, एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको पूरा करता है। देन सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, क्रोमोप्लास्ट। इनका फंक्शन क्या होता है, इनके पास कुछ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीन एंड सैंथोफिल, जिसकी वजह से प्लांट पार्ट्स में डिफरेंट कलर्स जैसे कि येलो, ऑरेंज, रेड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को देखने को मिलते हैं। एंड इस कलर्ड पार्ट की वजह से ही जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट होती हैं किसी भी प्लांट की तरफ, एंड एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं फ्रूट डिस्पोजल के लिए। देन लास्ट है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जो कि वाइट कलर के या कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, एंड इनका मेन फंक्शन जो है वो स्टोरेज का है। सो नो डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज़ को स्टोर कर रहे होते हैं, ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अमाइलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है सच एज स्टार्च। दूसरा है इलायोप्लास्ट, जो फैट्स एंड ऑयल स्टोर करते हैं, एंड लास्ट है एल्यूरोप्लास्ट, जो प्रोटीन से स्टोर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें एक काम कर सकते हो कि राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स दिखा के उसमें कलर फिल कर सकते हो। ग्रीन कलर आपका क्लोरोप्लास्ट को दिखाएगा, ठीक है, रेड एंड ऑरेंज क्रोमोप्लास्ट को, और ल्यूकोप्लास्ट में आप कोई भी कलर फिल ना करना। तो ये एक एडिशनल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा आपके लिए, और शायद ये थोड़ा मार्क्स जो है वो फेच करवा सके एंड एग्जामिनर को थोड़ा ट्रैक कर सके। इसके अलावा जहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हों, जैसे पिगमेंट का नाम है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, उसको किसी और पेन से हाईलाइट कर देना। अमाइलो इलायो एल्यूरोप्लास्ट को किसी और पेन से हाईलाइट करके लिख देना। जो भी मतलब कहते हैं ना कि पूरी लाइन ना पढ़नी पड़े एग्जामिनर को, उसकी नज़र सीधा हाईलाइटेड वर्ड्स पे चले जाए, एंड आपको पूरे मार्क्स जो है इस तरीके से क्वेश्चन में मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स एंड डिस्क्राइब वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ ईच। हाउ डू ऑक्सिन्स हेल्प अ प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 2 पार्ट्स हैं। टोटल ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हम इसको कंसिडर करेंगे कि एक पार्ट 2 मार्क्स का है एंड सेकेंड पार्ट भी 2 मार्क्स का है। सो सबसे पहले डिफाइन करते हैं फर्स्ट पार्ट को, दैट इज़ मेजर प्लांट हॉर्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। देखो प्लांट हॉर्मोन्स क्या है, पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे कि प्लांट हॉर्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, development and responses to the environment. Then we will explain एक प्लांट हार्मोन को। सबसे पहला ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो सिंथेसाइज होता है शूट यानी स्टेम की टिप पे, और हेल्प करता है सेल्स को लॉन्ग ग्रो करने में, एंड दे ऑल्सो प्ले अ की रोल इन फोटोट्रोपिज्म। नाउ फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड होता है हमारा प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो है दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, एक्सपेंशन ऑफ लीव्स, एंड ऑल्सो जिब्रेलिन्स जो है वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है एंड सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है साइटोकिनेंस। ध्यान रखना, सी से साइटोकिनेंस, सी से सेल डिवीजन। तो साइटोकिनेंस जो है आपको उन एरियाज में मिलेगा वेयर सेल डिवीजन इज फास्ट, सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। एंड लास्ट आता है हमारा एब्सिसिक एसिड। देखो बाकी तीनों हॉर्मोन्स जो थे वो प्लांट प्रमोटर्स होते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाते हैं प्लांट के ऊपर, बट एब्सिसिक एसिड जो है आपका वो ग्रोथ इनहिबिटर होता है एंड इट कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्तियों का मुरझा जाना, एंड वाटर स्ट्रेस के टाइम स्टोमेटा का क्लोज हो जाना। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर दिया कि व्हाट आर द 4 मेजर टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स एंड उनका फंक्शन क्या होता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट कि हाउ डू ऑक्सिन्स हेल्प अ प्लांट टू बेंड टुवर्ड्स लाइट।
देखो, फोटोट्रॉपिज्म हम सबको पता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो डायरेक्शन ऑफ सनलाइट में होती है। जैसा कि हम सेकंड पिक्चर में देख सकते हैं कि जहाँ से सनलाइट फॉल कर रही होती है, ग्रोथ हमेशा उस डायरेक्शन में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट के साथ क्या होता है, जिस डायरेक्शन में सनलाइट कम होती है वहाँ पे ऑक्सीजन सारा का सारा डिफ्यूज़ हो जाता है और वो वाला हिस्सा ज़्यादा ग्रो कर जाता है एंड अल्टीमेटली वो फिर लाइट की तरफ बेंड कर जाता है। तो इस पार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और उसके बाद अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। नाउ कमिंग टू एक्सप्लेनेशन, यानी कि मैकेनिज्म फॉर फोटोट्रॉपिज्म। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, द हार्मोन ऑक्सिन इज सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। यानी कि जैसे ही प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट की स्टेम की टिप पे प्रोड्यूस होता है। देन व्हेन लाइट कम्स फ्रॉम वन साइड, जैसा कि मैंने बताया, तब ऑक्सिन जो है वो शेडी साइड की तरफ जो है सारा का सारा डिफ्यूज़ हो जाता है। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सिन ऑन द शेडी साइड स्टिमुलेट्स द सेल्स इन दैट रीजन टू ग्रो लॉन्गर। यानी जहाँ ऑक्सिन ज़्यादा होगा वहाँ के सेल्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो इस तरीके से सेल एलोंगेशन हो गया। एंड थर्ड स्टेप में बेंडिंग, बिकॉज द शेडी साइड ग्रोज फास्टर एंड लॉन्गर देन द सनी साइड, द शूट अपीयर्स टू बेंड टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। इसलिए वो वाली साइड जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा था वो लाइट की तरफ क्या होगा, बेंड कर जाएगा, बिकॉज वो ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो ये था हमारा सेकेंड पार्ट। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन जो है, दोनों पार्ट्स जो इस क्वेश्चन के आंसर कर दिए और सेकेंड पार्ट में डायग्राम जो है उसने हमारे आंसर को ज़्यादा वेटेज दी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between binary fission and multiple fission? Give one example of each. इस क्वेश्चन में देखो 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है जो कि 2 मार्क्स का है। ठीक है, पहले हम इसको आंसर कर लेते हैं कि हमें बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन है इसके बीच में डिफरेंस बताना है। देखो दोनों ही क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका तरीका है। बाइनरी फिशन में क्या होता है, द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, जैसे कि अमीबा में होता है। अमीबा क्या करता है, बाइनरी फिशन के दौरान सिंपली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन मल्टीपल फिशन में क्या होता है कि पेरेंट 2 में नहीं, मैनी डॉटर सेल्स, उसके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं और काफ़ी सारे बनते हैं। एग्जाम्पल इसका आता है प्लाज्मोडियम या मलेरियल पैरासाइट। देन सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एंड वाई इज इट नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन। ये भी 2 मार्क्स में बताना है। एंड थर्ड है, मेंशन 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हमने 1 मार्क में बताना है। ऑल्सो फ्रेंड्स, जो बाइनरी फिजन वाला क्वेश्चन है और मल्टीपल फिजन वाला वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसमें एक में आप डिफरेंस बताओगे और सेकंड में आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करोगे। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि रीजनरेशन क्या होता है और इसे रिप्रोडक्शन कंसिडर क्यों नहीं करते। तो देखो रीजनरेशन में क्या है, इफ़ एन इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, many of these pieces grow into separate individuals। यानी कि जैसे ये एग्जांपल देखो प्लानेरिया का है, प्लानेरिया की बॉडी को तुम बीच में से कहीं से भी कट करोगे वो दूसरा प्लानेरिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीजनरेशन। एग्जाम्पल प्लानेरिया मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसे रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहते, बिकॉज रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज्ड सेल्स। However, most complex organisms would not normally depend on being cut up टू बी एबल टू प्रोड्यूस। इसका मतलब ये होता है कि देखो जो ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हमारे अंदर ऐसी कोई प्रोसेस है, हम एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है और हमारे अंदर तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से कट करो और दूसरा ह्यूमन बींग प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं। सो एक्चुअली रीजनरेशन जो है ना एक तरीके का रिपेयर मैकेनिज्म है प्लानेरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, एंड ये जो रिपेयर मैकेनिज्म है हैज़ नाउ बिकम एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर सिंपल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लानेरिया। So this is the difference between regeneration and reproduction. Then coming to the last part of the question, that is हमने 2 एडवांटेज बताने थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। तो सबसे पहला, plants raised by this method can bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। यानी कि ऐसे plants जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं वो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जल्दी प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो प्लांट्स जो सीड्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड है, ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक प्लांट है वो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो जो उसके पेरेंट का जेनेटिक मेकअप है पूरा का पूरा एग्जैक्ट डीएनए है वही उसके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आएगा और इसमें आपको कोई चेंज जेनेटिक मेकअप के अंदर देखने को नहीं मिलता। हेंस ये क्वेश्चन जो था हमारा 3 पार्ट्स में था, 2 + 2 + 1 मार्क। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे वैसे हमने उसको मार्किंग के हिसाब से आंसर करा है। नाउ कमिंग टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज
गाइस ये पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, यानी बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन करना है। सेकेंड, हाउ डज दिस प्रोसेस अफेक्ट द ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। हमें पता है कि फूड चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लेवल होता है जिसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, राइट। तो ये कैसे अफेक्ट करता है हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को फूड चेन के अंदर। एंड थर्ड, व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर ह्यूमन हेल्थ, और इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। तो हम फर्स्ट पार्ट पहले इस स्लाइड में आंसर करेंगे, that is biological magnification refers to the process by which concentration of non-biodegradable toxic substances such as DDT, mercury and heavy metals increase at successive trophic level of a food chain. In simple language, देखो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास से ऐसा कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि हेवी मेटल्स हो गया, मर्करी, DDT, ऐसी चीज़ों को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाता है, तो इस केस में ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं और इनका बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन नहीं होता, ना ये मेटाबोलाइज हो पाते हैं, ना ही ये एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल पाते हैं बॉडी से। तो ये क्या हुआ, बॉडी के अंदर ही रहे और ये क्या थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में कि जब इस ऑर्गेनिज्म कोई अगला ऑर्गेनिज्म खाता है फूड चेन का, ठीक है, तो ये टॉक्सिन उसकी बॉडी के अंदर भी जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। अब इसका फिनोमेना क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द केमिकल्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीजेस एंड पेस्ट आर ईदर वॉश्ड इनटू द सॉइल और इनटू वाटर बॉडीज। देखो जब हम कोई क्रॉप या प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं, हम उसके ऊपर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, पेस्टिसाइड्स डालते हैं पेस्ट्स को किल करने के लिए। तो ये सारे केमिकल्स क्या होते हैं, सॉइल में जाते हैं या फिर वाटर बॉडी के अंदर जाते हैं, राइट। अब क्या होता है कि अगर ये वाटर बॉडी में गया तो वाटर प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, ये इनकी बॉडी में जाएगा और जब इन एक्वेटिक प्लांट्स को नेक्स्ट लेवल का ऑर्गेनिज्म जब उसके ऊपर फीड करेगा, मान लो प्लांट के ऊपर रैबिट ने फीड करा, ठीक है, तो अब क्या होता है कि रैबिट बहुत सारे प्लांट्स खाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि वो थोड़ी बहुत घास फूस खाएगा, ज़्यादा खाएगा वो। तो इस केस में क्या होता है कि उसके अंदर इस टॉक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और जो टॉप लेवल पे होता है एकदम प्रीडेटर हमारा, लास्ट एकदम, मान लो 4 लेवल्स की फूड चेन थी, तो जो 4th लेवल पे हमारा प्रीडेटर होगा, सबसे ज़्यादा टॉक्सिन जो है वो उसकी बॉडी के अंदर मिलता है। नाउ विल आंसर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इस बायोमैग्निफिकेशन का डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। लोअर ट्रॉफिक लेवल का मतलब जो फर्स्ट और सेकंड लेवल के ऑर्गेनिज्म है, देखो वो तो थोड़ा थोड़ा जो है उनकी बॉडी में टॉक्सिन होगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से समझो कि 3 लेवल्स है हमारे पास। फर्स्ट लेवल पे हमारे पास ग्रास थी, ठीक है, उसमें जो टॉक्सिन था पेस्टिसाइड से आया वो बहुत कम था। लेकिन जब सेकंड लेवल के रैबिट ने उसको खाया तो उसने बहुत सारी घास खाई। बहुत सारी घास खाने के चक्कर में क्या हुआ कि ये जो टॉक्सिन था उसकी बॉडी में बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहेंगे। एंड लास्ट में क्या होता है, थर्ड लेवल, मान लो रैबिट को फॉक्स ने खाया, तो उस केस में फॉक्स ने बहुत सारे रैबिट्स खा लिए, तो उसकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन का लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है वो टॉप लेवल प्रीडेटर्स के लिए होता है, जिसमें कई बार ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। सो ये 3 लेवल्स पे इसका इम्पैक्ट हम ऐसे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, की हमारी ह्यूमन पे इसका क्या असर पड़ता है। तो सी, एज ह्यूमन्स ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट लेवल इन मेनी फूड चेन्स, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज हार्मफुल केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज़। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि काफ़ी सारी फूड चेन्स के अंदर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो टॉप लेवल पे होते हैं, तो ये सारा का सारा टॉक्सिन मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर आता है। एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज टॉक्सिन्स इन ह्यूमन्स कैन लीड टू डिजीजेस सच एज रिप्रोडक्टिव फेलियर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड इवन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर्स। ऑल्सो आप इसके साथ ये NCERT का डायग्राम अटैच कर सकते हो, जिसमें ये शो करा गया है कि कैसे ट्रॉफिक लेवल वाइज लोअर टू हायर में ये टॉक्सिन्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं।
और ये बायोमैग्निफिकेशन को शो कर रहा है। सो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आई होप आपको हेल्प मिली होगी, आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे पार्ट्स में आंसर करना है, कैसे पॉइंट्स बना के आंसर करना है, कहाँ डायग्राम्स देने हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट वर्ड आता है उसको हाईलाइट करो पेन से या फिर अंडरलाइन कर दो। सो दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग द आंसर्स। अगर सेशन पसंद आया है तो kindly like, subscribe and share with your friends. I'll see you in my next one. Thank you so much for watching.